एक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी चमकी के साथ रहा करता था। मोहन अपने सारे गांव में लालची व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध था। एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से बोली, मेरा तो गांव में उठना बैठना हराम हो गया है। मेरे तो भाग्य उसी दिन फूट गए थे जिस दिन मेरा तुम्हारे जैसे लालची व्यक्ति से विवाह हुआ था। बस भी करो चमकी, आए दिन मुझे बस कोसती ही रहती हो और लोगों की पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं और तुम हमेशा मुझे बुरा भलाई बोलती रहती हो। तो और क्या बोलूं? तुम्हें गांव के लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ और आता है क्या? देखो, मैं तुमसे अभी भी कहती हूँ कि अपने अंदर के लालच को खत्म कर दो, नहीं तो तुम किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा चमकी, आज के संसार में वही व्यक्ति कामयाब है जो अंदर से लालची होता है। इतना कहकर मोहन अपने घर से बाहर निकल गया। वो कुछ कदम ही चला था कि तभी उसके कानों में गांव के मुखिया की आवाज टकराई। अरे कहाँ जा रहे हो मोहन? दो बातें जरा हमसे भी करते जाओ। मोहन ने जैसे ही पलट कर देखा तो मुखिया उसे क्रोधित भरी अवस्था में घूर रहा था। मोहन उसकी ओर देखकर बोला, क्या बात है मुखिया जी, आपके चेहरे पर ये गुस्सा क्यों झलक रहा है? कुछ दिन पहले तुमने गांव के भोले भाले व्यक्ति बल्ली को सोने की चेन बेची थी ना? मुखिया की बात सुनकर मोहन आंखें चुराता हुआ बोला, अब हाँ मुखिया जी, बेची तो थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोहन, तुमने लालच की सीमा की हद ही पार कर दी है। तुमने एक पीतल के चेन में सोने का पानी फिरवाकर बल्ली को मूर्ख बनाकर उस बेचारे से मोटी रकम वसूली है। लाओ लाओ वो रकम मुझे दे दो, वो बेचारा गरीब आदमी है, मैं उसे वापस कर दूंगा। मुखिया जी, वो तो मैं खा गया। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ मोहन। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी का चेहरा देखकर तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कब का इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल चुका होता। मोहन गुस्से से पैर पटकता हुआ गांव की सीमा से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। क्या बात है, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? मोहन ने जब नजर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो एक साधु उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। यहाँ से चले जाओ साधु बाबा, मेरा बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? मोहन साधु को कुछ देर पहले की अपनी और मुखिया की घटना के बारे में बताता हुआ बोला, उदास नहीं बैठूं तो और क्या करूं? गांव में मेरा कोई सम्मान नहीं करता। लोग मेरी प्रतिभा को लालच का नाम देते हैं, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानते कि यही तो मेरे व्यापार करने का तरीका है। आखिर मेरा दोष ही क्या था? मैंने तो एक पीतल की चेन में सोने का पानी फिरवाया और फिर अपनी प्रतिभा से उसे अच्छे दामों में बेच दिया। बस मेरी इसी प्रतिभा को गांव वाले लालच का नाम देते हैं। समझ गया, तुम एक लालची व्यक्ति हो। देखो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि लालच का फल बुरा होता है। लालची व्यक्ति चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसे एक न एक दिन पछताना ही पड़ता है। ये बातें तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि लालच का फल बुरा होता है, लेकिन मुझे तो आज तक कभी वो बुरा फल दिखाई नहीं दिया। तभी साधु का चेहरा गंभीर हो गया और वो मोहन की ओर देखकर बोला, अगर तुम अपने लालच के फल को देखना चाहते हो तो यहाँ से कुछ दूर एक जादुई जंगल है, जिसका रास्ता कई सालों में सिर्फ एक बार खुलता है। मतलब अगर उस जंगल में कोई भी इंसान जाने में कामयाब हो जाता है तो उसे उसके स्वभाव के मुताबिक उसका फल मिल जाता है। अगर तुम अपने लालच का फल देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। साधु की बातों से मोहन के अंदर एक जिज्ञासा जाग उठी। मोहन साधु की ओर देखकर बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने लालच का फल देखना चाहता हूँ। साधु मोहन को एक जंगल की ओर ले गया। मोहन को जंगल की घनी झाड़ियों में एक बड़ा सा रंग बिरंगी आकार का लकड़ी का द्वार नजर आया। साधु मोहन को लेकर उस द्वार के अंदर प्रवेश कर गया। अगले ही पल मोहन ने अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जंगल में पाया। मोहन साधु की ओर देखकर बोला, साधु महाराज, ये तो बहुत सुंदर जंगल है। समझ नहीं आता कि मेरी नजर अब तक इस पर क्यों नहीं पड़ी। क्योंकि जिस दरवाजे से तुम इस जंगल में पहुँचे हो वो दरवाजा वर्षों में कभी कभार ही नजर आता है, लेकिन वो किसी आम व्यक्ति को नजर नहीं आता।
केवल मेरे जैसे दिव्य दृष्टि वाले साधु को ही नजर आता है। वो सब बातें छोड़ो साधु महाराज, मुझे मेरे लालच का फल तो दिखाओ। साधु तेज आवाज में एक पेड़ की ओर देखकर बोला, इस व्यक्ति के अंदर लालच भरा पड़ा है, इसे इसके लालच का फल दिखाओ। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी उस पेड़ से एक सुंदर तोता, जिसका आकार और तोतों से बड़ा था, मोहन के कंधे पर आकर बैठ गया। साधु महाराज, ये तो तोता है। ये कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लालच का फल है। तभी तोता इंसानी आवाज में बोला, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले चलूं? तुम जो सपने देखते हो, मैं वो तुम्हारे सारे सपने सच कर सकता हूँ। मोहन साधु की ओर देखकर बोला, क्या इस तोते को मैं अपने घर ले जा सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन ये तोता तुम्हारे साथ कितने दिन तक रहेगा, ये इस तोते की मर्जी पर निर्भर करता है। मोहन उस तोते को अपने घर ले आया। उस सुंदर तोते को देखकर मोहन की पत्नी चमकी मोहन की ओर देखकर बोली, ये तोता तो बहुत सुंदर है और इसका आकार भी बड़ा है। इसे तुम कहाँ से ले आए? कहीं किसी का चुरा कर तो नहीं लाए? मोहन अपनी पत्नी चमकी को सारी घटना बताते हुए बोला, ये मेरे लालच का फल है चमकी। मोहन की बात सुनकर चमकी बुरी तरह से घबराते हुए बोली, इसका मतलब वो साधु कोई चमत्कारी साधु थे, तुम्हें उनसे कोई और वस्तु मांगनी चाहिए थी। तभी वो तोता इंसानी आवाज में बोला, मोहन ने बिल्कुल सही चीज मांगी है और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्दी हो जाएगा चमकी। तोते के जुबान से इंसानी आवाज सुनकर चमकी बुरी तरह से घबरा गई। अरे तुम तो इंसानी आवाज में बात करते हो, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक जादुई तोता हूँ, मुझे सब पता है। तुमने कहा था तुम मेरे सारे सपने सच कर दोगे। मैं धनवान बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सपने सच करके दिखा सकते हो? क्यों नहीं, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे गांव के जमींदार चौधरी के खेत में उसके पुरखों का खजाना गड़ा हुआ है। तुम उस खजाने को निकाल लो, तुम अमीर बन जाओगे। तभी मोहन की पत्नी चमकी जादुई तोते से बोली, ये गलत बात है। अगर वो खजाना जमींदार के पुरखों का है तो ये एक तरह से चोरी हुई। कोई चोरी नहीं हुई, ये समझ लो कि वो खजाना मोहन के नसीब में लिखा है। अब देर मत करो, रात हो गई है, चलो और अभी उस खजाने को निकाल लो। मोहन तुरंत उस जादुई तोते को लेकर जमींदार के खेत में चला गया। तोता खेत की एक जगह पर बैठता हुआ बोला, इस जगह पर खोदो। मोहन फावड़ा लेकर उस जगह की खुदाई करने लगा। लगभग 2 घंटे के बाद मोहन को एक बहुत पुराना बक्सा नजर आया। मोहन ने उस बक्से को निकाल लिया। अब इस बक्से को खोल कर देखो। मोहन ने जैसे ही उस बक्से को खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। अरे वाह, मैं तो अमीर हो गया। मेरी पत्नी कितनी मूर्ख थी, बोल रही थी कि मुझे उस साधु से कोई और चीज मांगनी चाहिए थी। अब मुझे विश्वास हुआ कि लालच का फल खट्टा नहीं बल्कि मीठा होता है। अब ज्यादा बातें मत करो, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, जल्दी से खजाने को अपने घर ले जाओ। मोहन बक्से को अपने घर ले आया। कुछ ही दिनों में मोहन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका था। उसके टूटे फूटे घर की जगह अब वहाँ पर आलीशान हवेली बनी हुई थी। एक दिन मोहन अपनी पत्नी चमकी से बातें कर रहा था। चमकी, तुम गर्भ से हो? तुम क्या चाहती हो, बेटी या बेटा? मुझे शुरू से ही एक बेटी की बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश थी। तभी वो तोता उड़ता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा और मोहन की ओर देखकर बोला, तुम एक नंबर के मूर्ख हो मोहन। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हारे घर में बेटी जन्म लेगी तो तुम्हें उसका विवाह करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा धन खर्च करना होगा। तुम्हें बेटी की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक बेटे की ख्वाहिश करनी चाहिए। तुम्हारा बेटा आगे जाकर तुम्हारा और ज्यादा फायदा करवा सकता है। और वो कैसे? मूर्ख मोहन,
बेटी का जब विवाह होता है तो पिता को बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, और जब बेटे का विवाह होता है तो धन जाता नहीं बल्कि उल्टा आता है। और फिर अब तुम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हो, आखिर तुम्हारी इतनी संपत्ति कौन संभालेगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जादुई तोते, ये तो मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं। क्या खाक सही कह रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है। मैं अभी भी कहती हूँ, इस तोते को दफा कर दो। वैसे भी हम जिस हवेली में रह रहे हैं वो हवेली भी हमारी नहीं है। हमारी नहीं है तो किसकी है? मत भूलो कि इस तोते ने तुम्हें जमींदार चौधरी के खेत में उसके पुरखों का गड़ा हुआ धन निकालने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से तुम इतने अमीर हुए हो। और अब ये बेटी की जगह बेटे की सलाह दे रहा है। मुझे तो ये तोता फूटी आँख नहीं सुहाता। अपनी पत्नी चमकी की बात सुनकर मोहन गुस्से से आग बबूला हो गया। बकवास बंद करो चमकी। इतना बोलकर मोहन तोते की ओर देखकर बोला, क्या तुम ये चमत्कार कर सकते हो कि मेरे यहाँ एक पुत्र हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं एक जादुई तोता हूँ। इतना बोलकर तोते की आंखों से सफेद रंग की किरणें निकलने लगी। अचानक चमकी बेहोश हो गई। तोता मोहन की ओर देखकर बोला, अब तुम्हारा पुत्र ही होगा। कुछ समय बाद मोहन की पत्नी चमकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। समय ऐसे ही बीतता रहा और 20 वर्ष कब बीत गए मोहन को पता ही नहीं चला। मोहन का पुत्र विवेक अब जवान हो चुका था, जो दिन भर आवारागर्दी करता और जुआ खेलता रहता। एक दिन मोहन की पत्नी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, मोहन से बोली, तुम विवेक को समझाते क्यों नहीं? दिन भर आवारागर्दी करता रहता है और अब तो वो जुआ भी खेलने लगा है। तुमने सही कहा चमकी, मैं काफी दिनों से विवेक को डांटने के बारे में ही सोच रहा हूँ। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी वो तोता उड़ते हुए फिर से वहाँ आ पहुँचा और मोहन की ओर देखकर बोला, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे मोहन। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा बेटा जुआ खेलता है, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो जुए में हमेशा जीतता है। अगर तुम उसका जुआ खेलना बंद करवा दोगे तो फिर धन आना बंद हो जाएगा। तोते की बात सुनकर चमकी क्रोधित होते हुए बोली, बकवास बंद करो जादुई तोते। हमारे पास धन की आखिर क्या कमी है जो हम अपने बेटे को गलत कामों में डालें? काम चाहे कोई भी क्यों ना हो, बस धन आना चाहिए, और फिर हमारे पास जितना ज्यादा से ज्यादा धन आएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है। मोहन मुस्कुराते हुए तोते की ओर देखकर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी सुना है कि मेरा बेटा जुए में हमेशा जीतता है। आज लाखों रुपए जीत कर आया है, कल करोड़ों रुपए जीत कर आएगा। चमकी मोहन की ओर देखकर बोली, तुम लालची थे, इतना तो मुझे पता था, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा धन आता गया, तुम्हारा लालच उतना ही बढ़ता गया। लालच का कोई अंत नहीं होता चमकी, और फिर मोहन तो जानता है कि लालच का फल कितना मीठा होता है। अगले दिन मोहन अपनी हवेली के बाहर बैठा हुआ था कि तभी उसकी हवेली का एक नौकर दौड़ता हुआ आया और मोहन की ओर देखकर बोला, अरे गजब हो गया सेठ जी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? सेठ जी, विवेक बाबू जुए में लाखों रुपए की रकम जीत गए थे, मगर उन्होंने जिससे रकम जीती थी वो एक बहुत बड़ा बदमाश था। उसने विवेक बाबू को गोली मार दी। गोली लगते ही विवेक बाबू की मौत हो गई। ये सुनकर मोहन उठकर खड़ा हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी मोहन की पत्नी वहाँ पर आ गई। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? मोहन रोते हुए अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, हमारा जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपने जवान बेटे की मौत के बारे में सुनकर चमकी को सब कुछ हिलता हुआ सा महसूस होने लगा। वो रोती हुई अपने नौकर की ओर देखकर बोली, कहाँ है मेरा बेटा? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। नौकर के यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर उसकी लाश पड़ी हुई है। चमकी पागलों की तरह भागने लगी। अचानक उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वो सर के बल गिर गई। गिरते ही चमकी की मौत हो गई। मोहन दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। उसे मृत अवस्था में देखकर मोहन को सब कुछ घूमता हुआ नजर आने लगा। मोहन बेहोश हो गया और उसे 10 दिन के बाद होश आया। होश आने पर उसे पता चला कि पत्नी और उसके बेटे विवेक का अंतिम संस्कार गांव वालों ने कर दिया है। मोहन की अवस्था पागलों जैसी हो गई। तभी वो जादुई तोता मोहन के पास आकर बोला, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो तोते? तुमने तो कहा था मैंने जो सपना देखा है वो तुम वो सारे सपने सच कर दोगे।
लेकिन मैंने इस तरह का सपना तो नहीं देखा था। तुमने जो सारे सपने देखे थे वो सारे सपने मैंने सच कर दिए, लेकिन तुम्हारे सपनों का आखिरी अंजाम यही लिखा था। तोते की बात सुनकर मोहन चौंक पड़ा। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गए और मोहन की ओर देखकर बोले, इस तोते ने कुछ भी गलत नहीं कहा मोहन। तुमने अपने लालच के फल को इस तोते को समझा, जबकि सही मायने में तुम्हें तुम्हारे लालच का फल अब मिला है। दरअसल ये तोता कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे मन के अंदर का लालच है, जो कि एक तोते के रूप में है, और तुम हमेशा अपने मन के लालच की बात सुनते रहे। लालच का यही अंजाम होता है मोहन। उसके पास दुनिया का हर ऐशो आराम दौलत होती है, मगर अफसोस फिर भी वो अपना सारा जीवन अकेले ही काटता है। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्रेम करने वाली तुम्हारी पत्नी आज तुम्हारे साथ नहीं है, और तुम्हारा पुत्र जिसकी असमय मौत हो गई। अगर तुम अपने लालच की बात न सुनकर अपने मन के अंदर की बात सुनते, आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता और तुम आज खुश होते। इतना बोलकर साधु और तोता वहाँ से गायब हो गए। मोहन समझ चुका